नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एरोसोल डोजेज फॉर्म्स की। जी। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर हम में से कई लोग इनका इस्तेमाल रोज करते हैं। अस्थमा इनहेलर सोच लीजिए, या वो दर्द वाला स्प्रे। हाँ, बिल्कुल। ये असल में मतलब प्रेशर का इस्तेमाल करके दवा पहुंचाने वाले सिस्टम है। जी। जैसे एक खास कंटेनर जिसे दबाया और दवा सही जगह पहुंच गई। हाँ, सही मात्रा में। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी बारीकियों में जाती है। कैसे बनते हैं, अंदर क्या है, और ये भरोसेमंद हैं या नहीं, ये कैसे पक्का करते हैं। जी, इसकी पूरी साइंस है। तो आज हमारा मकसद है इस तकनीक को थोड़ा और समझना। ये एरोसोल आखिर हैं क्या, कैसे काम करते हैं, इनके पुर्जे क्या हैं। हाँ, और सबसे जरूरी इनकी क्वालिटी कैसे चेक होती है कि ये सेफ हैं, असरदार हैं। चलिए इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये एरोसोल होते क्या हैं आसान भाषा में? आसान भाषा में ये प्रेशर वाले डोजेज फॉर्म है, दवा के ऐसे रूप जिनमें दबाव भरा होता है। अच्छा। इनमें दवा का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जब आप बटन दबाते हैं, मतलब एक्चुएटर, हाँ, एक्चुएटर, तो अंदर का प्रेशर दवा को बाहर फेंकता है, अक्सर एक स्प्रे या फुहार की तरह। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, इस्तेमाल कई तरह से है। एक तो है स्किन पर, मतलब बाहरी इस्तेमाल, जैसे जल गया हो या कोई कट लग गया हो, एंटीसेप्टिक स्प्रे, दर्द कम करने वाली स्प्रे। समझ गया, टॉपिकल यूज। हाँ, टॉपिकल। लेकिन एक और बहुत जरूरी इस्तेमाल है, सांस के जरिए दवा लेना, इनहलेशन जिसे कहते हैं। अस्थमा वाला? हाँ, अस्थमा, सीओपीडी, इन सब में। तो ये बड़ा वर्सेटाइल है, स्किन की सतह से लेकर फेफड़ों की गहराई तक। ये तो कमाल है। मतलब एक ही टेक्नोलॉजी, दो बिल्कुल अलग तरह के इस्तेमाल। बिल्कुल, और यही इनकी इंजीनियरिंग की खूबी है। जरूरत के हिसाब से डिजाइन होते हैं। अगर हम इनके अंदर के सिस्टम को देखें, हाँ, सिस्टम, तो मोटे तौर पर दो तरह की बनावट होती है। ओके। पहला है टू फेज सिस्टम, दो परतें बस, गैस और लिक्विड। सिंपल। हाँ, दवा एक खास तरह की गैस जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसमें घुली होती है, उसे प्रोपेलेंट कहते हैं। प्रोपेलेंट? जी। और ऊपर थोड़ी खाली जगह में उसी प्रोपेलेंट की गैस होती है, वो दबाव बनाती है। ये सबसे सीधा साधा सिस्टम है। ठीक है। और दूसरा है थ्री फेज सिस्टम। ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, कैसे? इसमें गैस के अलावा दो अलग अलग लिक्विड हो सकते हैं, या फिर एक लिक्विड और कुछ सॉलिड कण। जैसे मान लीजिए दवा पानी में घुली है, और जो प्रोपेलेंट है वो पानी में घुलता नहीं। अच्छा, तो मिक्स नहीं होंगे? नहीं होंगे, तो तीन परतें बन जाएंगी। अच्छा। नीचे दवा वाला पानी, बीच में प्रोपेलेंट, ऊपर प्रोपेलेंट की गैस। इमल्शन वाले एरोसोल इसी तरह के होते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई अंदर की बनावट। अब जो बाहर डिवाइस दिखते हैं, जैसे इनहेलर वगैरह, वो कितने तरह के होते हैं? हाँ, वो भी कई तरह के हैं। सबसे कॉमन तो शायद वो MDI है, मीटर डोज इनहेलर। जी हाँ, MDI बहुत कॉमन है। उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत है प्रिसिजन, सटीकता। हर बार दबाने पर दवा की एक फिक्स्ड डोज निकलती है, नपी तुली। अच्छा, ये जरूरी होगा पावरफुल दवाओं के लिए? बहुत जरूरी, जहां थोड़ी सी मात्रा भी काफी असर करती है। इसमें एक छोटे मजबूत कनस्टर में दवा और प्रोपेलेंट का मिक्सचर होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, कई बार इसमें इथेनॉल जैसा कुछ मिलाते हैं, सहायक पदार्थ। इथेनॉल? वो क्यों? वो सिर्फ दवा को घोलने में मदद नहीं करता, बल्कि प्रोपेलेंट का वेपर प्रेशर, मतलब भाप का दबाव, उसे भी कंट्रोल करता है। अरे वाह! ताकि हर बार स्प्रे एक जैसा निकले। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं दवा के असर के लिए। सही बात है। अच्छा, MDI के अलावा फिर आते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर्स, DPIs, पाउडर वाले। हाँ, नाम से पता चल रहा है इनमें दवा सूखे पाउडर की शक्ल में होती है। तो इसमें गैस नहीं होती? नहीं, प्रोपेलेंट गैस नहीं। मरीज को तेजी से सांस अंदर खींचनी होती है, और उसी हवा के जोर से दवा फेफड़ों में जाती है। अच्छा, तो ये मरीज की सांस पर निर्भर करता है? जी। दवा या तो डिवाइस में पहले से भरी होती है, या फिर छोटे कैप्सूल या डिस्क में आती है, जिन्हें यूज करने से पहले डिवाइस में लगाना पड़ता है। ठीक है। और एक और अहम टाइप है नेब्यूलाइजर। हाँ, नेब्यूलाइजर, वो तो मशीन जैसा होता है। हाँ, थोड़ी बड़ी मशीन होती है। इसमें दवा लिक्विड रूप में होती है, अक्सर पानी में घुली हुई। मशीन उसे एक बहुत महीन धुंध, मिस्ट, उसमें बदल देती है। और उसे मास्क से लेते हैं? जी, मास्क या माउथपीस से, आराम से सांस लेते हुए। ये अक्सर अस्पतालों में यूज होता है, या बच्चों बुजुर्गों के लिए, या जब ज्यादा डोज देनी हो। पोर्टेबल नहीं होता होगा ये MDI जितना? नहीं,
उतना पोर्टेबल नहीं होता। और स्किन वाले स्प्रे तो हैं ही। हाँ, स्किन स्प्रेज, कूलेंट्स, दर्द वाले एनाल्जेसिक या सुन्न करने वाले एनेस्थेटिक स्प्रे जो सीधे वहीं असर करते हैं जहां लगाया। डेंटल स्प्रे भी होते हैं शायद। जी, डेंटल स्प्रेज भी मुंह के अंदर दर्द या तकलीफ कम करने के लिए। तो ये सब अलग अलग डिवाइस, मतलब MDI, स्किन स्प्रे, इनके अंदर के पुर्जे एक जैसे होते हैं क्या? हाँ, मतलब बेसिक कंपोनेंट्स काफी हद तक समान होते हैं। 4 मुख्य हिस्से होते हैं। 4 कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, मतलब खुद दवा और उसमें मिली बाकी चीजें। ओके, दूसरा, प्रोपेलेंट्स जो प्रेशर बनाते हैं। ठीक है। तीसरा, वॉल्व और एक्चुएटर्स जो दवा निकलने को कंट्रोल करते हैं। वॉल्वर एक्चुएटर। हाँ, और चौथा, कंटेनर जो इन सबको संभाल के रखता है। चलिए इनको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, बताइए। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट में असल दवा होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। साथ में सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं दवा को बचाने के लिए, सर्फैक्टेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, खासकर सांस वाली दवाओं के लिए। क्या? दवा के कणों का साइज, पार्टिकल साइज। हाँ, ये सुना है, बहुत छोटे होने चाहिए। हाँ, लेकिन कितने छोटे? फेफड़ों की गहराई तक पहुंचने के लिए साइज 0.5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होना चाहिए। 0.5 से 10 माइक्रोमीटर, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। हाँ, सोचिए, 1 माइक्रोमीटर मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। अगर कण इससे बड़े हुए तो गले में अटक जाएंगे। और ज्यादा छोटे हुए तो सांस के साथ वापस बाहर आ सकते हैं, असर नहीं करेंगे। तो ये सही साइज रेंज, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं, ये हासिल करना बहुत जरूरी है। समझ गया। ये तो दवा की बात हुई। दूसरा कंपोनेंट था प्रोपेलेंट। जी, प्रोपेलेंट ये वो गैस या लिक्विड गैस है जो कंटेनर में प्रेशर बनाती है ताकि दवा बाहर निकले। कोई भी गैस चल जाएगी? नहीं, तकनीकी तौर पर कोई भी चीज जिसका 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर हवा के नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो, वो प्रोपेलेंट बन सकती है। अच्छा, लेकिन चुनते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किस आधार पर चुनते हैं? इस पर कि एरोसोल किस काम के लिए है। जैसे सांस वाले एरोसोल के लिए पहले खास फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन यूज होते थे, CFCs, फिर HFCs। हाँ, CFCs का नाम तो सुना है, ओजोन लेयर वाले। बिल्कुल, वो बहुत स्टेबल थे, सही प्रेशर देते थे, लेकिन पर्यावरण पर असर की वजह से अब उनके सेफ विकल्प इस्तेमाल होते हैं। और स्किन स्प्रे में? स्किन स्प्रे में अक्सर आम हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा, कुछ एरोसोल में सिर्फ दबी हुई गैसें जैसे नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेशर के लिए यूज होती हैं। ठीक है। तीसरा हिस्सा था वॉल्व और एक्चुएटर। हाँ, वॉल्व और एक्चुएटर। वॉल्व समझ लीजिए गेटकीपर है। गेटकीपर? हाँ, कंटेनर को सील रखता है, जरूरत पड़ने पर दवा को बाहर जाने देता है। इसे आसानी से खुलना और बंद होना चाहिए। और इसमें भी कोई खास तरह का होता है? हाँ, एक होता है मीटरिंग वॉल्व। ये बहुत सटीक होता है। MDI वाला? जी, हर बार दबाने पर बिल्कुल फिक्स्ड मात्रा, जैसे 50 से 150 मिलीग्राम रिलीज करता है। ये पावरफुल दवाओं के लिए बेहद जरूरी है। ओवरडोज का खतरा नहीं रहता। ये वाल्व बनता कैसे? मतलब इसके अंदर क्या होता है? वाल्व खुद कई छोटे पुर्जों से बनता है। उसकी बॉडी होती है, एक स्टेम होता है जो एक्चुएटर दबाने पर हिलता है। अच्छा, रबर या प्लास्टिक की सील होती है, गैस्केट। एक स्प्रिंग होती है और एक पतली ट्यूब, डिप ट्यूब, जो दवा को नीचे से ऊपर वाल्व तक लाती है। काफी कुछ है इसमें तो। हाँ, और ये सब खास मटेरियल से बनते हैं। मजबूत प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, ऐसा रबर जो दवा से रिएक्ट न करे ताकि वाल्व लंबा चले, लीक न हो। और एक्चुएटर, वो बटन जो हम दबाते हैं? हाँ, एक्चुएटर बाहरी हिस्सा है। बटन या नोजल ये सिर्फ वाल्व को खोलता नहीं, बल्कि ये भी तय करता है कि दवा कैसे निकलेगी। मतलब स्प्रे बनेगी या धार? बिल्कुल, स्प्रे, धार या फोम, अलग अलग जरूरत के लिए अलग एक्चुएटर। स्प्रे वाला स्किन या सांस के लिए, धार वाला मलहम जैसी गाढ़ी चीजों के लिए, फोम वाला शेविंग क्रीम वगैरह के लिए। और कुछ स्पेशल एक्चुएटर भी होते होंगे? जी, स्पेशल एक्चुएटर भी, जैसे गले, नाक या शरीर के दूसरे अंदरूनी हिस्सों में दवा डालने के लिए खास डिजाइन वाले। समझ गया। और आखिरी चीज, कंटेनर। हाँ, कंटेनर, इसे मजबूत होना चाहिए, अंदर का प्रेशर झेल सके। कितना प्रेशर? काफी। आमतौर पर इन्हें 140 से 180 PSIG प्रेशर झेलने के लिए टेस्ट करते हैं, वो भी ऊंचे तापमान पर। मटेरियल क्या होता है? मेटल या ग्लास।
मेटल में टिन की परत वाला स्टील आम है स्प्रे वगैरह में। दवाओं के लिए? दवाओं के लिए एल्यूमिनियम ज्यादातर बेहतर मानते हैं। ये बिना जोड़ के बन सकते हैं तो लीकेज का डर कम और दवा से रिएक्ट भी कम करते हैं। स्टेनलेस स्टील भी होता है? होता है। स्टेनलेस स्टील सबसे मजबूत और इनर्ट है, मतलब रिएक्शन नहीं करता, लेकिन महंगा बहुत है तो कम इस्तेमाल होता है। पर हाँ, इनहेलर जैसी जरूरी चीजों में हो सकता है। और ग्लास? ग्लास कंटेनर भी यूज होते हैं, खासकर जब दवा मेटल से खराब हो सकती हो। लेकिन ग्लास तो टूट सकता है। हाँ, इसीलिए उन पर अक्सर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि टूटे तो बिखरे नहीं। पर ग्लास ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता, तो ये उन्हीं एरोसॉल में काम आते हैं जिनमें प्रेशर कम रखा जाता है। तो ये हो गए सारे पुर्जे: दवा, प्रोपेलेंट, वाल्व, एक्चुएटर और कंटेनर। आपने शुरू में सिस्टम की बनावट बताई थी, 2 फेज और 3 फेज, वो इन्हीं चीजों के मिलने के तरीके पर है? हाँ बिल्कुल। जैसे हमने कहा, 2 फेज सिस्टम में दवा प्रोपेलेंट में घुल जाती है तो एक ही लिक्विड फेज, ऊपर गैस फेज, सोल्यूशन सिस्टम। ठीक है। लेकिन अगर दवा पानी में है और प्रोपेलेंट पानी में नहीं घुलता, जैसे हाइड्रोकार्बन, तो 3 फेज बन गए। हाँ, पानी वाला फेज, प्रोपेलेंट वाला फेज और ऊपर गैस, इसे ही पानी आधारित या 3 फेज सिस्टम कहते हैं। इन्हें बनाना और स्टेबल रखना थोड़ा मुश्किल होता है। समझ गया। वाकई ये सिर्फ एक स्प्रे कैन नहीं है, इसके पीछे तो काफी साइंस और इंजीनियरिंग लगी है। जी हाँ। और जब इतनी बारीकी से कोई चीज बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी पक्का करना भी उतना ही जरूरी होगा। निश्चित रूप से क्वालिटी कंट्रोल बहुत अहम है और ये बहुत सघन प्रक्रिया है। सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की जांच नहीं होती। मतलब बनाते समय भी? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप पर नजर रखी जाती है। जहां दवा भर रहे हैं वहां टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, हर कैन में वजन सही जा रहा है या नहीं, स्प्रे ठीक काम कर रहा है, इन सब का रिकॉर्ड रखते हैं। क्यों? मतलब इतना सब क्यों? ताकि हर एक कैन सेफ हो और दवा की सही डोज दे, सही तरीके से दे, हर बार। अच्छा, और बनने के बाद क्या टेस्ट होते हैं? बनने के बाद भी कई टेस्ट होते हैं। कुछ तो सेफ्टी के लिए, जैसे फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट। वो क्या है? देखते हैं कि स्प्रे आग के पास कितना ज्वलनशील है, कितना फैलता है। ओके। फ्लैश पॉइंट टेस्ट, किस कम से कम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की भाप आग पकड़ सकती है। ये सब जानकारी सेफ रखने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। और दवा ठीक काम कर रही है इसके लिए? उसके लिए भी टेस्ट है। कंटेनर के अंदर का प्रेशर नापते हैं, वेपर प्रेशर, प्रोडक्ट की डेंसिटी, उसमें नमी कितनी है, ये सब चेक करते हैं। प्रोपेलेंट सली है या नहीं, उसकी पहचान करते हैं। स्प्रे कैसा निकल रहा है ये भी देखते होंगे? हाँ, स्प्रे पैटर्न टेस्ट देखते हैं, स्प्रे बराबर फैल रहा है या नहीं। अगर फोम वाला है तो फोम कितना टिकाऊ है ये देखते हैं। और वो डोज वाला MDI में? हाँ, वाल्व डिस्चार्ज रेट टेस्ट, इससे पता चलता है कि एक बार दबाने पर कितनी दवा निकली। ये MDI के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। और वो पार्टिकल साइज जिसका आपने पहले जिक्र किया था? हाँ, पार्टिकल साइज सांस वाले एरोसोल के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक। उसके लिए खास उपकरण आते हैं, जैसे कैस्केड इम्पैक्टर को उनके साइज के हिसाब से अलग-अलग लेवल पर जमा करता है। अच्छा। इससे पता चल जाता है कि कितने कण उस सही साइज रेंज 0.5 से 10 UM में हैं जो फेफड़ों तक पहुंचेंगे। तो ये कंफर्म हो जाता है कि दवा सही जगह पहुंचेगी। बिल्कुल। ये टेस्ट सिर्फ नियम पूरे करने के लिए नहीं है, ये सीधे-सीधे दवा के असर और मरीज की सेफ्टी से जुड़े हैं। वाकई काफी डिटेल्ड प्रोसेस है ये पक्का करने के लिए कि जो चीज इतनी आम दिखती है वो इतनी सटीक तरह से काम करे। जी हाँ। तो हमने आज एरोसॉल डोजेज फॉर्म्स के बारे में काफी कुछ समझा। ये प्रेशर वाली दवा डिलीवरी सिस्टम है, कई तरह के हैं, MDI, DPI, नेबुलाइजर, स्किन स्प्रे। हाँ। इनके मुख्य हिस्से देखें, दवा, प्रोपेलेंट, वाल्व, एक्चुएटर, कंटेनर, और उनकी भूमिका समझी। और क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, और ये भी देखा कि क्वालिटी पक्की करने के लिए कितने कड़े टेस्ट होते हैं। तो मतलब निचोड़ यही है कि एरोसॉल्स देखने में सिंपल लग सकते हैं, पर ये असल में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए बहुत सोच समझकर बनाई गई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तकनीक रुकी नहीं है, लगातार बेहतर हो रही है। अच्छा। हाँ, जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं, खासकर वो पुरानी प्रोपेलेंट्स जैसे CFCs, उनसे जुड़ी पर्यावरण की चिंताएं, और अब नई इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हाँ, ये तो है। तो एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में एरोसॉल दवाएं कैसी दिखेंगी? क्या लगता है आपको?
क्या पता हम ऐसे स्मार्ट इन्हेलर देखें जो मरीज की सांस के हिसाब से दवा दें, या ऐसे प्रोपेलेंट जो पर्यावरण पर बिल्कुल असर न डालें। ये तो बहुत अच्छा होगा। चुनौती ये होगी आगे कि दवा का असर भी बना रहे, वो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो और मरीज के लिए इस्तेमाल करना भी आसान हो। इन तीनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा एरिया है जहां साइंस और इंजीनियरिंग मिलकर मरीजों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात।